दोस्तों नमस्कार। अब हम 1909 से आगे के एक्टों के बारे में जानेंगे जिनकी शुरुआत अंग्रेजी शासन ने की और आज भारत की आज़ादी तक नए नए एक्ट बनाकर भारत को सुदृढ़ बनाने की कोशिश की गई। भारतीय परिषद एक्ट 1909। 1909 के एक्ट के द्वारा विनियमों द्वारा परिषद तथा उनके कार्य क्षेत्र और अधिक विस्तार करके उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व एवं प्रभावी बनाने के लिए उपबंध किए गए। सदस्यों की संख्या दुगुनी से भी ज़्यादा कर दी गई। भारतीय विधान परिषद गवर्नर जनरल की परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो 16 थी, जो कि 1892 के एक्ट के अधीन से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इसमें प्रशासी पार्षद सम्मिलित नहीं थे, वे पदेन सदस्य थे। इस एक्ट के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई, लेकिन यह निर्णय किया गया कि भारत की परिस्थितियों में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व जनता के लिए उपयुक्त नहीं है और विभिन्न वर्गों तथा हितबद्ध व्यक्तियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व देना ही भारतीय विधान परिषदों का गठन करते समय निर्वाचन पद्धति को मूर्त रूप देने की एकमात्र व्यवहारिक विधि होगी। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। निर्वाचित सदस्यों की आपूर्ति के लिए सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए तथा गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के उपबंध रखा गया, ताकि जिन लोगों का निर्वाचन के द्वारा प्रतिनिधित्व देना अव्यावहारिक प्रतीत होता था, अर्थात जिन लोगों को जनता का प्रतिनिधित्व नहीं था, उन्हें परिषद में प्रतिनिधित्व दिया जा सके। निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचित क्षेत्रों से चुने जाते थे जैसे नगर पालिकाएँ, जिला तथा स्थानीय बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य व्यापार संघ, मंडल, जमींदारों या चाय बागान मालिकों जैसे लोगों के समूह थे। ऐसे विनियम बना दिए गए जिनसे सभी विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो, लेकिन केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत ही बना रहे। इन विनियमों में मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल एवं तथा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भी कर दी गई। इस प्रकार पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के घातक सिद्धांत का उदय हुआ। इस एक्ट के द्वारा लागू किए गए सुधार जिम्मेदार सरकार की मांग को न तो पूरा कर सकते थे, न ही पूरा करते थे, क्योंकि उसके अधीन स्थापित परिषदों में जिम्मेदारी का अभाव था, जो जन निर्वाचित सरकार की विशेषता होती है। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1947 को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भाषण दिया और अंग्रेजी राज के दौरान भारत के उतार चढ़ाव वाले इतिहास में पहली बार इस वक्तव्य के द्वारा भारत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना का वायदा किया। मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट 1918 की भारतीय संवैधानिक सुधार संबंधी रिपोर्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। इसे भारत सचिव मॉन्टेग्यू तथा भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ने संयुक्त रूप से तैयार किया था, जिसे जुलाई 1918 में प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट में स्वशासी डोमिनियन दर्जे की उपेक्षा की गई थी, जिन पर कांग्रेस और लीग के बीच 1916 में हुए लखनऊ समझौते के अधीन कांग्रेस सहमत हो गई थी। भारत शासन एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित भारत शासन एक्ट 1919 में इस बात को स्पष्ट कर देने का प्रयास किया गया था कि अंग्रेज शासक भारतीयों की जिम्मेदार सरकार के ध्येय की पूर्ति तक केवल धीरे धीरे पहुंच के आधार पर स्वशासी संस्थाओं के क्रमिक विकास को मानने के लिए तैयार हैं।
संवैधानिक प्रगति के लिए प्रत्येक चरण में समय, ढंग तथा गति का निर्धारण केवल ब्रिटिश संसद करेगी और वह भारत की जनता के किसी आत्मनिर्णय पर आधारित नहीं होगा। 1919 के एक्ट तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा तत्कालीन भारतीय संवैधानिक प्रणाली में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद, उच्च सदन तथा विधानसभा निम्न सदन वाले द्विसदना विधानमंडल ने ले लिया। हालांकि सदस्यों को नामजद करने की कुछ शक्ति बनाई रखी गई, फिर भी प्रत्येक सदन में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होना अब जरूरी हो गया था। सदस्यों का चुनाव एक्ट के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन सीमांकित निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। मताधिकार का विस्तार कर दिया गया था और निर्वाचन क्षेत्र के लिए योग्यताओं में बहुत भिन्नता थी। वे सांप्रदायिक समूह, निवास और संपत्ति पर आधारित थीं। द्वैध शासन 1919 के एक्ट द्वारा 8 प्रांतों में, जिन्हें गवर्नर का प्रांत कहा जाता था, द्वैध शासन की पद्धति लागू कर दी गई। प्रांतों में आंशिक रूप से जिम्मेदार सरकार की स्थापना पहले प्रारंभिक व्यवस्था के रूप में प्रांतीय सरकारों के कार्य क्षेत्र का सीमांकन करना जरूरी था। एक्ट में उपबंध किया गया कि प्रशासनिक विषयों का केंद्रीय तथा प्रांतीय के रूप में वर्गीकरण करने, प्रांतीय विषयों के संबंध में प्राधिकार स्थानीय शासनों को सौंपने और राजस्व तथा अन्य धनराशियां उन सरकारों को आवंटित करने के लिए नियम बनाए जाएं। विषयों का केंद्रीय तथा प्रांतीय रूप में हस्तांतरण नियमों द्वारा विस्तृत वर्गीकरण किया जाए। उन्नीस सौ उन्नीस के एक्ट में अनेक कमियां थीं। इसने जिम्मेदार सरकार की मांग को पूरा नहीं किया। इसके अलावा प्रांतीय विधानमंडल गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बगैर अनेक विषय क्षेत्रों में विधेयक पर बहस नहीं कर सकते थे। केंद्रीय विधानमंडल संपूर्ण क्षेत्र के लिए कानून बनाने के लिए सर्वोच्च तथा सक्षम बना रहा। केंद्र तथा प्रांतों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बावजूद पहले से अत्यधिक केंद्रीय शासन को संघीय शासन में बदलने का सरकार का कोई इरादा मालूम नहीं पड़ता था। ब्रिटिश भारत का संविधान एकात्मक राज्य का संविधान बना रहा। प्रांतों में द्वैध शासन पूरी तरह से विफल रहा। गवर्नर का पूर्ण वर्चस्व कायम रहा। वित्तीय शक्ति के अभाव में मंत्री अपनी नीति को प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं कर सकते थे। इसके अलावा मंत्री विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार नहीं थे। वे केवल गवर्नर के व्यक्तिगत रूप से नियुक्त सलाहकार थे। कांग्रेस तथा भारतीय जनता असंतुष्ट रही और उन्होंने दबाव डाला कि प्रशासन को अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्व और उत्तरदायी बनाने के लिए सुधार किए जाएं। उधर प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और आम लोगों के मन में अनेक आशाएं थीं, लेकिन उनके हाथ लगे दमनकारी विशेष विधायी प्रस्ताव, जिसे रॉलेट बिल कहा गया, भारतीय जनमत का व्यापक और जबरदस्त विरोध होने पर भी उसे पास कर दिया गया। साइमन आयोग 1919 एक्ट के अधीन एक एक्ट के कार्यकरण की जांच करने के लिए, उसके संबंध में रिपोर्ट देने और सुधार करने के लिए और सिफारिशें करने के लिए 10 वर्ष बाद 1929 में एक आयोग नियुक्त करने का उपबंध था। व्यापक असंतोष को देखते हुए भारतीय संवैधानिक आयोग साइमन कमीशन 1927 में अर्थात निर्धारित समय से 2 वर्ष पहले ही नियुक्त कर दिया गया, लेकिन क्योंकि इसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे भारतीय जनता की भावनाओं को और भी ठोस पहुंची। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। कांग्रेस धीरे धीरे पूर्ण स्वराज के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चुकी थी, लेकिन कलकत्ता अधिवेशन में यह निर्णय किया गया कि अंग्रेजों को 1 वर्ष के अंदर अंदर डोमिनियन दर्जे की मांग को स्वीकार करने के लिए एक आखिरी मौका दिया जाए।
डोमिनियन दर्जे की मांग को ठुकरा दिए जाने के बाद कांग्रेस के 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संबंधों में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसने नमक कर संबंधी कानून को तोड़ने के आह्वान तथा समुद्र तक पहुंचने के लिए गांधी जी की दांडी यात्रा के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो गया। गोलमेज सम्मेलन तथा श्वेत पत्र। अंततः सरकार ने संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए नवंबर 1930 में लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया। इसके बाद ऐसे ही 2 सम्मेलन और 3 गोलमेज सम्मेलनों के बाद ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया। उसमें भारत के लिए एक नए संविधान की रूपरेखा दी गई। इस योजना में संघीय ढांचे तथा प्रांतीय स्वायत्तता के लिए उपबंध सम्मिलित थे। इसमें केंद्र द्वैत शासन तथा प्रांतों में जिम्मेदार सरकारों का प्रस्ताव किया गया था। ब्रिटिश संसद ने श्वेत पत्र में सम्मिलित सरकार की योजना पर आगे विचार करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति का गठन किया। लॉर्ड लिनलिथगो संयुक्त समिति के अध्यक्ष थे और इसमें कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों का बहुमत था। ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को इस समिति के सामने गवाह के रूप में साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया था। संयुक्त समिति ने 1934 में नवंबर 1934 में अपनी रिपोर्ट दी। इस बात को दोहराया कि फेडरेशन की स्थापना तभी की जाएगी यदि कम से कम 50% सदस्य देशी रियासतों के हों तो इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो जाएं। इस रिपोर्ट के आधार पर एक विधेयक तैयार किया गया और 19 दिसंबर 1934 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। जब दोनों सदनों ने उसे पास कर दिया तथा 4 अगस्त 1935 को सम्राट ने अपनी अनुमति दे दी और वह भारत शासन एक्ट 1935 बन गया। 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस एक्ट में ब्रिटिश प्रांतों तथा संघ में शामिल होने के लिए तैयार भारतीय रियासतों की एक अखिल भारतीय फेडरेशन की परिकल्पना की गई थी। 1930 के गोल सम्मेलन तथा भारत पूर्ण चाहिए प्रतीकात्मक राज्य था और प्रांतों के पास जो भी शक्ति आती थी उन्हें केंद्र ने दे दी। 1935 के एक्ट में पहली बार ऐसी संघ प्रणाली का उपबंध किया गया था जिसमें न केवल ब्रिटिश भारत के गवर्नर के प्रांत बल्कि चीफ कमिश्नरों के प्रांत देशी रियासतें भी शामिल हों। 1919 में संविधान का सिद्धांत विकेंद्रीकरण का था, न कि फेडरेशन का। एक नए एक्ट के अधीन प्रांत को पहली बार विधि में अपने ढंग से कार्यपालक तथा विधायी शक्तियों का प्रयोग करने वाली प्रथम इकाइयों के रूप में भी मान्यता दे दी गई। प्रांत सामान्य परिस्थितियों में उस क्षेत्र में केंद्र के नियंत्रण से मुक्त हो गए थे। 1935 के एक्ट के अधीन बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा तथा सिंध 2 नए प्रांत बना दिए गए। प्रांतों को एक पृथक कानूनी व्यक्तित्व प्रदान कर दिया गया। एक एक्ट द्वारा परिकल्पित प्रांतीय स्वास्थ्य योजना में प्रत्येक प्रांत में एक कार्यपालिका तथा एक विधानमंडल का उपबंध रखा गया। प्रांतीय विधानमंडलों को नई शक्तियां दे दी गई। मंत्री परिषद को भी विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार बना दिया गया और वह एक अविश्वास प्रस्ताव पास करके पदच्युत कर सकता था। विधानमंडल प्रश्नों तथा अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से प्रशासन पर कुछ नियंत्रण रख सकता था। और वह एक अविश्वास प्रस्ताव पास करके उसे पदच्युत कर सकता था और विधानमंडल प्रश्नों तथा अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से प्रशासन पर कुछ नियंत्रण रख सकता था। विधानमंडल लगभग 80%
अनुदान मांगों को स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकता था। विधायी क्षेत्र में विधानमंडल समवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों पर भी कानून पास कर सकता था, किंतु टकराव होने की स्थिति में संघीय कानून ही प्रभावी रहता। भारत शासन एक्ट 1935 के अधीन संवैधानिक योजना का संघीय भाग अत्यधिक अव्यावहारिक था। प्रांतों ने फेडरेशन की योजना को स्वीकार नहीं किया और क्योंकि आदि रियासतों ने फेडरेशन में सम्मिलित होने की शर्त को पूरा नहीं किया, इसलिए 1935 के एक्ट में परिकल्पित भारत संघ फेडरेशन के अस्तित्व में नहीं आ पाया और एक्ट के संघीय भाग को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। भारत शासन एक्ट 1935 के अधीन प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव फरवरी 1937 में कराए गए। चुनावों में कांग्रेस की एक बार फिर जबरदस्त जीत हुई। कांग्रेस को 836 सीटों में से 715 सीट प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए आरक्षित स्थानों पर तथा मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों में बुरी तरह से पराजित हो गई। 482 मुस्लिम सीटों में से केवल 51 सीट ही मिल सकीं। कांग्रेस को मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा में बहुमत स्पष्ट प्राप्त हो गया और यह बम्बई में कुल स्थानों में से आधे लगभग स्थानों पर विजयी रही। असम तथा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में यह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई। पंजाब में यूनिस्ट पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल तथा सिंध में अनेक छोटे छोटे ग्रुप बन गए। भारत के संवैधानिक इतिहास में भारत शासन एक्ट 1935 का एक महत्वपूर्ण स्थायी स्थान है। इस एक्ट के द्वारा देश को एक लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था। भारत की जनता या उसके प्रतिनिधियों का इस दस्तावेज के निर्माण में कोई हाथ नहीं था। इसमें अनेक गंभीर कमियां थीं, फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि कुल मिलाकर तथा कई दृष्टियों से एक प्रगतिशील कदम था। सदियों के बाद भारतीयों को अपने देश के प्रशासन को चलाने के में कुछ जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिला था। प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोकप्रिय मंडल बनाए गए जो विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी थे। प्रधानमंत्री, प्रीमियर तथा मंत्री मिनिस्टर जैसे शब्दों का पहली बार प्रयोग किया गया और प्रधानमंत्री की प्राथमिकता को मान्यता दी गई। ऐसे अवसर भी आए जब गवर्नरों तथा मंत्रियों के बीच मतभेद उत्पन्न हुए, लेकिन कांग्रेस शासित प्रांतों में गवर्नर मोटे तौर पर मंत्रियों की शक्ति तथा उनके उत्तरदायित्वों का सम्मान करते थे और दिन प्रतिदिन के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करते थे। मंत्रीगण भी अपने कर्तव्यों को बड़ी योग्यता, निष्पक्षता और निष्ठा की भावना के साथ निभाते थे। उसके लिए उन्हें प्रशंसा तथा सम्मान मिलता। मंत्रीगण भी अपने कर्तव्यों को बड़ी योग्यता और निष्पक्षता, निष्ठा की भावना के साथ निभाते थे। उसके लिए उन्हें प्रशंसा तथा सम्मान मिलता था। यहाँ तक कि अंग्रेज प्रशासक भी भारतीय मंत्रियों द्वारा प्रदर्शित प्रशासनिक योग्यता तथा विलक्षणता से आश्चर्यचकित रहे तथा प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। स्वाधीनता की ओर भारत का कदम। 1942 से 1947 तक जन निर्वाचित मंत्रिमंडल केवल 2 वर्षों के लिए अस्तित्व में रहा। भारतीय विधानमंडलों से परामर्श किए बगैर भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोगी बना दिया गया। इसके विरोध में सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने 1939 में इस्तीफे दे दिए और 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कर दिया।
क्रिप्स मिशन जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध का निर्णायक दौर से गुजर रहा था, उस समय यह अनुभव किया गया कि भारतीय जनमत का स्वेच्छा से दिया गया सहयोग अधिक मूल्यवान होगा। तब मार्च 1942 में कैबिनेट मंत्री सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया और किंतु क्रिप्स मिशन अपने उद्देश्य में विफल रहा। उसके प्रस्तावों को सभी राजनीतिक दलों ने ठुकरा दिया। भले ही उनके आधार अलग अलग थे, लेकिन प्रस्तावों को मान लिया गया था कि भारत का दर्जा डोमिनियन का होगा और युद्ध के बाद भारतीयों को अधिकार होगा कि वे अपने संविधान सभा में अपने लिए संविधान बना सकें। किंतु उनके अंतर्गत प्रांतों को नए नए संविधानों को स्वीकार करने या न करने की छूट दे दी गई थी। मुस्लिम लीग ने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया क्योंकि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करने की उसकी मांग को नामंजूर कर दिया गया था। कांग्रेस ने इसलिए नामंजूर कर दिया क्योंकि उनमें भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की संभावना के लिए द्वार खोल दिया था। युद्ध के बाद भारतीयों को प्रतिनिधियों को वास्तव में प्रभावी सत्ता का हस्तांतरण करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। गांधी जी ने इन प्रस्तावों को बाद की तारीख का चेक कहकर निंदा कर दी। भारत छोड़ो आंदोलन। जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें मांग की गई थी कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस कमेटी के समक्ष भाषण देते हुए गांधी जी ने घोषणा की कि यह करो या मरो का निर्णय है। कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके फलस्वरूप देशव्यापी आंदोलन हुआ। बेवल योजना। इसी समय लिथगो के स्थान पर लॉर्ड बेवल वायसराय बन गए। बेवल योजना में कहा गया था कि जब भारतीय स्वयं अपना संविधान नहीं बना सकते तब तक अंतरिम व्यवस्था के रूप में अधिशासी परिषद का भारतीयकरण कर दिया जाएगा। संविधान कमेटी ने राजनेताओं को मुसलमानों तथा स्वर्ण हिंदुओं के बीच समानता के आधार पर सम्मिलित किया जाएगा तथा उसमें दलित वर्गों तथा सिखों का एक प्रतिनिधि होगा। परिषद में जो एक्ट व भारतीय सम्मिलित किए जाने थे, वायसराय कमांडर इन चीफ, युद्ध विभाग कमांडर इन चीफ के पास ही बने रहना था, लेकिन विदेश विभाग का प्रभारी किसी भारतीय सदस्य को बनाया जाना था। शिमला सम्मेलन। वायसराय ने शिमला में एक सम्मिलित बुलाया। भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो 25 जून से 4 जुलाई 1945 तक चला। कांग्रेस एक अखंड भारत के लिए और मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अड़ी रही और अंत में यह वार्ता चुनाव और कैबिनेट मिशन। भारत में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव 1945 की अंतिम तिमाही में कराए गए, जो बहुत पहले ही हो जाने थे। प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव अप्रैल 1946 तक पूरे हो गए। कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का मुद्दा बनाकर और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस को असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रांत, मद्रास, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया था। कांग्रेस को केंद्रीय विधानसभा में भी निर्वाचित स्थानों पर 102 में से 36 पर विजयी हुई।
कांग्रेस का 1937 के चुनाव के परिणामों के मुकाबले पार्टी की स्थिति सुधर गई और वहां आरक्षित मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में उसकी स्थिति बहुत खराब रही। जिस समय भारत में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हो रहे थे, उस समय 19 फरवरी 1945 को लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस ने पार्लियामेंट में घोषणा की कि कैबिनेट मंत्रियों का एक विशेष मिशन, जिसमें विदेश मंत्री, व्यापार मंडल के अध्यक्ष स्टैफोर्ड और फर्स्ट लॉर्ड ऑफ मिलिट्री एबी अलेक्जेंडर सम्मिलित होंगे, वायसराय के साथ मिलकर कार्य करने के लिए भारत जाएगा। मिशन मार्च 1946 से मई 1946 तक भारत में रहा। पाकिस्तान को एक पृथक प्रभु संपन्न राज्य बनाए जाने की मांग को मिशन में अव्यावहारिक कहा और उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसके अनुसार पाकिस्तान में काफ़ी बड़ी तादाद में मुस्लिम, गैर मुस्लिम लोग होंगे और मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान से बाहर रह जाएगी। कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस के असंगठित फेडरेशन की योजना को भी इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उसमें संवैधानिक असुविधाएं तथा विसंगतियां थीं। उसने त्रिदलीय ढांचे की सिफारिश की, जिसमें भारत संघ को सबसे ऊपर, प्रांतों के समूह को बीच में और प्रांतों तथा देशी रियासतों को सबसे नीचे रखा गया था। कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की कि संविधान का मूल रूप इस प्रकार होना चाहिए कि एक भारत संघ का गठन हो, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें दोनों शामिल हों, जो विदेश कार्य, रक्षा और संचार और उसके आसपास के विषयों के लिए अपेक्षित धन जुटाने के लिए आवश्यक शक्ति होनी चाहिए। संघ की कार्यपालिका तथा विधायिका हो, जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि हों। विधानमंडल में यदि किसी प्रमुख सांप्रदायिक विषय को उठाने वाला प्रश्न हो तो उसका निपटान दोनों प्रमुख संप्रदायों में से प्रत्येक के उपस्थित तथा मतदान करने वाले प्रतिनिधियों के बहुमत से उपस्थित तथा मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से किया जाना चाहिए। प्रांतों को कार्यपालिका तथा विधायकों के साथ समूह बनाने की छूट होनी चाहिए। प्रत्येक समूह सर्वमान्य प्रांतीय विषयों का निर्धारण कर सकता था। संघ तथा समूह के संविधान में एक ऐसा उपबंध होना चाहिए जिसके द्वारा कोई भी प्रांत अपनी विधानसभा के बहुमत से 10 वर्ष की अवधि के बाद और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर संविधान की शर्तों पर पुनर्विचार करने के लिए कह सके। कैबिनेट मिशन की इन बातों से स्पष्ट हो गया था कि इसका उद्देश्य संविधान का विवरण निर्धारित करना नहीं, बल्कि उस तंत्र को सक्रिय बनाना है जिसके द्वारा भारतीयों के लिए संविधान तय किया जा सके। क्योंकि कैबिनेट मिशन को विश्वास हो गया था कि जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक दोनों संप्रदायों को संवैधानिक निर्माण तंत्र की स्थापना में शामिल करने की आशा नहीं की जा सकती। अंतरिम सरकार। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई। पंडित नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने तथा उनके 11 सहयोगियों सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सर सपात अहमद खां, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, सैयद अली जहीर, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर H.C. भाभा शामिल थे। सहयोगियों को 2 दिसंबर 1946 को पद की शपथ ग्रहण की।
इस समूह में 3 मुसलमान थे। मुस्लिम लीग के बाद में शामिल होने के लिए द्वार खुला रखा गया। अक्टूबर के अंत तक वायसराय लीग को सरकार में लाने के प्रयास में किसी न किसी प्रकार सफल हो गई। 26 अक्टूबर को सरकार का पुनर्गठन किया गया। शुरू में लिए गए 3 सदस्यों में सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस, सर शफात अहमद खां को परिषद से हटा दिया गया और मुस्लिम लीग में 5 प्रतिनिधियों को उसमें शामिल कर लिया गया। इस प्रकार लीग सरकार के हिस्सेदार बन गई। माउंटबेटन योजना। मार्च 1917 में लॉर्ड लुई माउंटबेटन को सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए नए वायसराय के रूप में भेजा गया और वे 22 मार्च 1917 को भारत पहुंचे। जल्द ही वे इस दृढ़ निष्कर्ष पर पहुंच गए कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के लिए तो अंतरिम सरकार में और न ही संविधान सभा के साथ मिलकर काम करना संभव होगा। इसलिए इससे पहले सांप्रदायिक हिंसा और अधिक भयंकर रूप धारण कर ले, इस पागलपन से बचने का एकमात्र रास्ता यही है कि जल्दी से जल्दी सत्ता भारतीयों को दे दी जाए। यह वार्ता पहले ही स्पष्ट होती जा रही थी कि देश का विभाजन टाला नहीं जा सकता और जबरदस्त उथल पुथल, अराजकता और गृह युद्ध से बचने का यही एकमात्र विकल्प है। कांग्रेस भी धीरे धीरे इस नतीजे पर पहुंचने लगी कि देश का विभाजन अवश्यंभावी है। तब उन्होंने इस कार्य के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन नियत किया। माउंटबेटन ने विभाजन की योजना तैयार की और ब्रिटेन में विरोधी दलों के नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद 3 जून 1947 को नया नीति विषयक बयान जारी किया गया। इस बयान में सम्मिलित योजना के अंतर्गत देश के विभाजन की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया तथा इस बयान के अनुसार वर्तमान संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को अनिच्छुक क्षेत्रों पर थोपा नहीं जा सकता था। अतः ऐसे क्षेत्रों की इच्छाओं का पता लगाने के लिए कि क्या वे पृथक संविधान सभा चाहते हैं, एक प्रक्रिया निर्धारित की गई। इस समूची योजना का वास्तविक परिणाम तथा प्रभावी यही होना था कि भारत का विभाजन भारत तथा पाकिस्तान के रूप में कर दिया जाए। भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947 माउंटबेटन की योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 पारित किया। इसमें 2 डोमिनियनों को स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निर्धारित की गई। इसमें भारत का क्षेत्रीय विभाजन भारत तथा पाकिस्तान के रूप में करने तथा बंगाल तथा पंजाब में 2 प्रांत बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया। पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत भारत में सम्मिलित माने जाएंगे। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, सिंध और असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में सम्मिलित होना था। भारत में महामहिम की सरकार का उत्तरदायित्व तथा भारतीय रियासतों पर महामहिम का अधिराजस्व 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो गया। भारतीय रियासतें इन दोनों में से किसी भी डोमिनियनों में शामिल हो सकती थीं। प्रत्येक डोमिनियन के लिए पृथक गवर्नर जनरल होगा और उसे महामहिम द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो डोमिनियन की सरकार के प्रयोजन के लिए महामहिम का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक पृथक विधानमंडल होगा जिसे विधियां बनाने का पूरा अधिकार होगा।
ब्रिटिश संसद उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। डोमिनियनों की सरकार के लिए अस्थायी उपबंध के द्वारा दोनों संविधान सभाओं को संसद का दर्जा तथा डोमिनियन विधानमंडल की पूर्ण शक्तियां प्रदान की गईं। इसमें गवर्नर जनरल को एक्ट के प्रभावी प्रवर्तन के लिए व्यवस्था करने हेतु जो आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हो अस्थायी आदेश जारी करने का प्राधिकार दिया गया। अंत में इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सेवाओं तथा भारतीय सशस्त्र बल, ब्रिटिश स्थल सेना, नौसेना, वायुसेना, महामहिम की सरकार का अधिकार क्षेत्र तथा प्राधिकार जारी रहने की शर्तें निर्दिष्ट की गईं। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले से प्राप्त थीं। इसने शाही उपाधि से भारत के सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता एक्ट के अनुसार 14-15 अगस्त को भारत तथा पाकिस्तान की दो डोमिनियनों का गठन हो गया।